नमस्कार दोस्तों। हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 21वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 21वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा कि रमा का पता चल गया है और अब जालपा उसी की खोज में निकलने वाली है। तो चलिए अब इसके आगे शुरू करते हैं। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। वैसे आपको छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी जी बोले, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेजी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपए किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोककर कहा, होगा क्या, घर बैठ जाऊंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है। महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं है। क्या करूं। रमेश बाबू मुस्कुराकर बोले, मेरे लिए आप तरदूद न करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। उन्होंने जालपा को पुकारा, बहू जी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश बाबू बोले, जी हो सकता है। रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है वो। जालपा बोली, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपटकर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है। कोई खत आया था क्या। रमेश बाबू बोले, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी, जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश बाबू बोले, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें। वाह, क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान ही काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपटकर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया। वही है रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा बोली, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन बोली, तो आज ही चले जाओ। जालपा बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी। रतन बोली, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ सुबह होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 30,000 रुपए से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाक्रम में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के गाहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नगद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा बोली, गोपीनाथ तो शायद न जा सके। दादा की दवा दारू के लिए कोई होना भी तो चाहिए। रतन बोली, वह मैं कर दूंगी। मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी।
शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा? रतन बोली, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन बोली, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश बाबू बोले, आपकी सलाह से ही तो हुआ होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन बोली, जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जाए। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती, मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश हो। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे अगर छोटा न बनाया होता तो आज उसे यह तकलीफ न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस देवी ने विधान से उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन बोली, पहले प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा बोली, ठहरूंगी कहाँ? रतन बोली, कई धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो, रुपयों की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई न कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा बोली, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? रतन बोली, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमा कर तब बात करना। फिर रतन ने कमर से एक छुरी निकालकर बोली, इसे अपने पास रख लो और कमर में छिपाए रखना, मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि परले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी यह गसना हो जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं, उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया, कुलियों ने असबाब उतारा, गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुड्ढे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नजर में वह कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डिलडौल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़कर बोला, किसी ने जरा ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी बोला, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है कि नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है,
इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी और गाड़ी चल दी। देवी दिन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दिन ने कुछ न खाया और न ही सोया। आज भी उसने घर आते ही कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़े के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को नहीं पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सौदय नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दिन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर अपने आप ही सारा वृत्तांत कह सुनाए। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? पंखी मुझे दे दो। देवी दिन ने पंखिया दे दी और बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी दिन ने कहा, अभी नहीं छुट्टी मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर हैं बड़ा पक्का मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए, अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था, हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलबी तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है यहाँ। देवी दिन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दिन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दिन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं, जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे, तो संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया। तो मैं जाऊं ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दिन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटी की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी हैं साथ में, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ। देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ ना, ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाले चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया। फिर अपना मुंह हाथ धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर
बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो न बेटी। भैया का हाल तो अभी तुम्हें न मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा न चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दिन ने डरते हुए कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात न थी। ज्यों ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक न दी। देवी दिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम। बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के न लिखते थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं, यह सब उसे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षोभ में ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई कोई बात हो गई थी? देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से यहाँ आए थे कहीं नहीं गए, बाहर निकलते ही न थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है, भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है। सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो गया, क्या करता। जग्गू बोली, न जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन बोले, कोई बुराई न थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए।
जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है, कड़ा पहरा। इस प्रश्न पर इस समय कोई और बातचीत नहीं हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दिन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खाना खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें भोजन न बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू, अब 4 दिन के लिए बिरादरी में न क्या बनूं। जालपा बोली, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गू बोली, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है, फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा बोली, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। तुमने मुझे अपनी बहू बनाया तो उसके हाथ का खाना खाना पड़ेगा, और नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवी दिन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटीक के यहाँ रहते थे क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में इतनी हिम्मत कहाँ। यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम इनसे कहीं ज्यादा नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था। मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा बोली, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना से ही उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से गिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के। सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या न पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हुए? अगर म्यूनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों न यह अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दिन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दिन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था,
सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे, खत फेंक दो, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दिन ने चकित होकर कहा, हाँ, हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दिन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दिन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर? और वहां हाथे में रोशनी तो होती होगी। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं, उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर तो नहीं फेर लेंगे। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दिन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दिन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा फैला था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर जौ के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे क्या मिलेगा, गालियां ही मिलेंगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दिन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते हुए उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दिन ने फाटक के अंदर झांककर कहा, हाँ, शायद यह बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। यह बंगला ही छोड़ दिया तो चलो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए कहाँ गए। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दिन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दिन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने यह बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा, सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दिन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर न दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली बोला, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवी दिन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध न आया, ग्लानि न आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे गड्ढे में न गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दे?
हाँ, कह दिया। एक महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू कर दी। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आई। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थी। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दिन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में आगे बढ़ गई, पर रमा अभी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दिन ने सामने आकर कहा, भैया आ गए। वह क्या मोटर जा रही है? यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दिन बोला, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं? खिड़की पर जरा खड़ी थी, उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा। खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो होगा। कल ही? इतनी जल्द? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दिन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान है नहीं। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवी दिन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दे तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलाएगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूं कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहे और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी न पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए। लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं यह किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दे। अगर उन्होंने खुद अपना बयान न बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत न देखे, यह मंजूर है। पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावे। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दिन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा, तुम सब कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर न निकलता था, जो देवी दिन के घर में चोरों की तरह पड़ा जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था, आज 2 महीनों से राजसी भोग विलास में डूबा हुआ है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों की एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक कश्मीरी बावर्ची है।
बड़े बड़े अफसर उसका मुंह ताकते रहते हैं। उसके मुंह से बात निकली कि नहीं पूरी हुई। इतने ही दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई है, मानो वह खानदानी रईस हो। बिलास ने उसकी विवेक बुद्धि को सम्मोहित सा कर दिया था। उसे कभी इसका ख्याल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है। उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता। रात को वह अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है। मनोरंजन के लिए नित्य नए सामान रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में यह बाहर न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थे और निष्पक्षता के लिए बदनाम। पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था। वह किसी के साथ रियायत न करते थे। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला हो। इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो यह कि जालपा भी यहाँ होती। जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलास इंद्रियों मानो मूर्छित हो रही थी। इन शीतल झोंकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वह इस कल्पना में मगन था कि यह मुकदमा खत्म होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाएगी। तब वह जाकर जालपा को मना लाएगा और आनंद से जीवन सुख भोगेगा। हाँ, वह नए प्रकार का जीवन होगा। उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होंगे। उसमें कठोर संयम होगा और पक्का निर्याण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा। केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाय हाय करना ही जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुकदमे के साथ इस मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे यह दिन दिखाया था और अब एक नए और सुसज्जित जीवन का स्वप्न दिखा रही थी। शराबियों की तरह ऐसे मनुष्य रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती जाती है। नए प्रभात का उदय कभी नहीं होता। तो दोस्तों, आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 21वां भाग आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।